आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस साक्षात्कार में, मॉक साक्षात्कार में। आज हमारे साथ पैनल में है शांति मैम, ज्योति मैम, सुमन मैम, अपूर्वा मैम, दीक्षा मैम और विजेता परिहार मैम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को नमस्कार। और साथ ही आज हम जिनका साक्षात्कार लेने जा रहे हैं वो है श्रुति गुप्ता मैम। जैसा कि हमने बताया कि जिन भी उम्मीदवारों की हम तैयारियां करवाएंगे, ऐसा नहीं कि हमने हमारे लिए एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और डाल दिया और बस हो गया, नहीं। जब जब उनको आवश्यकता होगी हम उनका दोबारा भी साक्षात्कार लेंगे, ये हमने कहा है। और साक्षात्कार लेने के साथ ही साथ हम उनको मौका देंगे कि वो भी किसी साक्षात्कार में शामिल हो और वो एज ए पैनलिस्ट सवाल पूछे, ताकि मन से स्थिति जान पाए वो सवाल पूछने वालों की। इसके अलावा दोबारा भी उनको साक्षात्कार का मौका मिलता है, ताकि उनकी तैयारियां और अच्छी हो सके और अच्छी हो सके। मतलब हम कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रहे और हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति का हम सिलेक्शन चाहते हैं। तो श्रुति गुप्ता मैम का आज दूसरा साक्षात्कार है। पहला साक्षात्कार आपने जरूर देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। और मैम के लिए भी एक आध कमेंट कर दिया करिए। मैम अगर अच्छा बोलते हैं, अच्छा बताते हैं तो प्लीज बताया करिए कि मैम आज आपने बहुत अच्छा बोला या आपकी ये चीज सबसे अच्छी थी। तो सबसे पहले श्रुति मैम बताएं, अपने बारे में बताएं। Sir, my name is Shruti Gupta. I belong to Bareilly in Uttar Pradesh. I have done my BA from Mahatma Jyotiba Phule University in 2018. I have done my DLED from Tirthankar Mahavir University, Muradabad in 2020. I have qualified both UP TET and CTET. Sir, I always wanted to be a teacher and impart knowledge and guidance to the student. I can connect with children very easily. My strengths are self-motivated, quick learner, hardworking, and I have good listening and communication skills. My hobbies, crafting and talking with pupils. Thank you, sir. जी बहुत बढ़िया मैम। क्विक लर्नर, आप पिछली कोई एक चीज बताइए जो आपने बहुत जल्दी सीख ली। सर सर मुझे मैथ पढ़ने में या फिर इंग्लिश थोड़ा समझने में दिक्कत हुई, तो मैंने कुछ चीज़ों को जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी उनको मैंने एफर्ट्स लगा के बहुत जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश की, जिससे मैं अपने परिणाम को या रिजल्ट्स को सुधार सकूं। जी मैम बहुत बढ़िया मैम। मैंने जैसा कि बताया कि हम ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयों में जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको ही हमारे साथ लेकर आते हैं। पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर एचएम मैम, शांति मैम। तो अभी हम सीधा चलते हैं शांति मैम। श्रुति मैम नमस्कार। नमस्ते मैम। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सोशल साइंस है। बट प्राइमरी में सोशल साइंस नहीं होता। ईवीएस होता है। हाँ, तो ईवीएस को पढ़ाने का सबसे इजी मेथड क्या होता है? मैम, ईवीएस को पढ़ाने का सबसे इजी मेथड है कि आप किसी भी प्लेस, अपने जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस चीज से रिलेटेड प्लेस पे आप बच्चों को ले जाइए, बच्चों को वहां दिखाइए, चीजों को ऑब्जर्व करना सिखाइए। इस तरीके से आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ईवीएस को पढ़ा सकते हैं। ईवीएस हमें पढ़ानी क्यों जरूरी है? सर मैम, अगर हम अपने बच्चों को सोशली डेवलप करना चाहते हैं, उनकी जो आसपास की चीजों को जो समझने की मतलब कैपेसिटी को विकसित करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम उनको ईवीएस पढ़ाएं, जिससे वो अपनी सराउंडिंग को समझ सके, उसको ऑब्जर्व करें, उससे सीखे और उसके प्रति एक तरीके का डिवोशन दिखाए। अच्छा मैम, आपको अगर क्लास 1 के किसी स्टूडेंट को 0 सिखाना है और ओ सिखाना है तो आप कैसे सिखाएंगे? मैम, जीरो सिखाने के लिए मैं मैथ की नोट अपने बोर्ड पर एक बॉक्स जैसा बनाऊंगी और उस पर मैं उनको सर्किल जीरो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। और अगर मुझे ओ सिखाना हो तो मैं बोर्ड पे 4 लाइंस ड्रॉ करके अपर केस में जो एक सर्कल बनाकर दिखाऊंगी और मैं उनको बताऊंगी, बेटा ये ओ बनता है अपर केस में इंग्लिश की 4 लाइंस में, 4 लाइंस ड्रॉ करके। और
मैं एक बॉक्स लूंगी, उसकी जो लोअर केस वाली जो लाइन होती है उससे टच करके मैं उसको 0 बनाना सिखाऊंगी। आप शेप के डिफरेंस को कैसे बताएंगे उनके बच्चे को कि उसको समझ में आ जाए बोर्ड पर हमारी, कि बच्चा 0 और O में कंफ्यूज ना हो? मैम मैं TLM की हेल्प से भी O के लिए और 0 के लिए डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। बच्चों को एक TLM चार्ट पेपर पर एक बॉक्स ड्रॉ करके 0 बना सकती हूँ, और उसी शेप का तरीके डिफरेंस कैसे बताएंगे? मुझे बस ओरल बताइए कि आप क्या बोलकर बताएंगे कि ये O है और ये 0 है। 0 का मैम बिल्कुल फुली सर्किल रहेगा, जबकि O थोड़ा ओवल शेप में रहेगा। इस तरीके से मैं डिफरेंशिएट करना बता दूंगी। और थर्मस और यज्ञ, जी इसमें कैसे डिफरेंस बताएंगे बच्चों को? मैम मैं बच्चों को बताऊंगी कि जो था से थर्मस बनता है, उसमें जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम गोल मोड़ते हैं, और या में हम उसके ऊपरी हिस्से को बिल्कुल गोल नहीं करते हैं। और मैम उनको मैं कई बार उसको बनवा कर देखूंगी, उनको बनवाऊंगी, उनको प्रैक्टिस के लिए एक कॉपी पर उनको एक कार्टोग्राफी है जिसको स्लेट बोलते हैं, कैलियोग्राफी या स्लेट बोलते हैं, उस तरीके से दूंगी जिससे वो डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे था और या में। लैंग्वेज सिखाने का सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा माना गया है? मैम लैंग्वेज सिखाने के लिए सबसे पहले हम उसकी जो वर्णमाला है उसको सिखाएंगे, उसको समझाएंगे, उसकी जो लिपि है उनके बारे में बच्चों को ज्ञान कराएंगे। इसी आधार पर हम बच्चे को भाषा सिखा सकते हैं। LSRW, यस मैम। इससे आप क्या समझते हैं? मैम ये एक तरीके की लैंग्वेज स्किल्स हैं। L फॉर लर्निंग, सॉरी, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। चलिए, थैंक यू मैम। जी मैम, जैसा कि हमने बताया कि हम दूसरा साक्षात्कार भी ले लेंगे, तीसरा भी ले लेंगे, मतलब हमारा उद्देश्य है तैयारी करवाना। तो फिर उम्मीदवार का ये होना चाहिए कि जिनको सुधार के लिए बता दिया ना, क्योंकि मैंने बताया हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो बाकी सारी चीजें भी बताई जाएंगी श्रुति मैम को। अभी क्योंकि सबसे ऊपर चीज थी चेहरे पर स्माइल, सुधारात्मक में पिछली बार बताया गया था। तो ध्यान रखें, हर उम्मीदवार जब दोबारा साक्षात्कार देने हैं तो पुराने वाली गलतियों को थोड़ा सुधार के आए। और अब मैं सीधा चल पड़ता हूँ ज्योति मैम। जी, मुस्कुराहट के साथ में जी सर। ज्योति मैम। ये श्रुति मैम नमस्कार। यस नमस्ते मैम। मैम आपसे कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न है, यस वो मैम। पूछना चाहूंगी मैं। यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम? ये आपने सुना होगा इसके बारे में, यस मैम। थोड़ा हमें बताइए। मैम लॉ ऑफ रेडीनेस थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने बताया था अगर बच्चा सीखने के लिए रेडी है तो उसको हम बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। अगर कोई चीज सिखा रहे और अगर वो डिफिकल्ट भी है लेकिन बच्चा उस चीज को करने के लिए रेडी है तो वो बहुत आसानी से उस चीज को कर सकता है। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम बच्चे की बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो क्या यस उसके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आता है? उसको हम शामिल कर सकते हैं? यस मैम, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हम बच्चे में विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चा एक तरीके से ध्यान, जिसे मेडिटेशन बोलते हैं, उसमें उसको मदद मिलेगी, जिससे अगर बच्चा थोड़ा सा ध्यान अच्छे से लगा पाएगा अपने, तो फिर उसको सीखने में आसानी रहेगी। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की मदद से हम बच्चे को एक तरीके से मेडिटेशन यानी ध्यान या फिर अपनी कॉन्सेप्ट पे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ओके। हम अपने स्कूल्स में, विद्यालयों में बच्चों में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का विकास किस तरीके से करते हैं? एक दो एग्जांपल आप बताइए, या फिर हम कैसे कर सकते हैं? मैम बच्चों को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने के लिए स्कूल्स में जो मॉर्निंग असेंबली होती है, प्रेयर होती है, उनसे हम बच्चों को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, कुछ चैप्टर्स में कुछ चीजें दे रखी होती हैं, जैसे हमारी हिस्टोरिकल, जैसे भगवान के बारे में या फिर अल्लाह के बारे में
सिख धर्म के बारे में दे रखी हैं, इस तरह भी हम बच्चों को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 एस्पेक्ट ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट? मैम 5 एक्सपेक्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट: इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव एंड सोशल। ओके, अच्छा, अगर आपकी क्लास में एक छात्र ऐसा हो, जैसे क्लास में मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको एक हैबिट रहती है, वो क्लासेस में पेजेस को बहुत ज्यादा फाड़ते हैं, उन्हें मना भी करोगी बट वो पेजेस को बहुत फाड़ते हैं, ठीक है? तो जो ये हैबिट है, हम इन बच्चों को किस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये चीज नहीं करनी है, या फिर इस चीज को कैसे सुधार सकते हैं बच्चों को? कुछ आप एक एग्जांपल बताइए। यस मैम, बच्चों को पहले तो हम मोटिवेट करेंगे कि बेटा हम अपनी कॉपी के पेजेस नहीं फाड़ते हैं, और उनको एग्जाम्पल देंगे, बेटा देखो पेज बनाने के लिए या कॉपी बनाने के लिए पता है ट्रीज की जो वुड होती है उसकी हेल्प लेते हैं, और आप जब आप कॉपी बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज यूज करोगे, फिर आप ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, फिर आप सांस कैसे लोगे? और दूसरा मेथड ये भी है मैम, कॉपी के पेजेस पे नंबर्स डलवा सकते हैं, जिससे बच्चों को ये रहेगा थोड़ा सा मन में कि अगर ये नंबर्स ऊपर नीचे हुए या फिर इनका सीक्वेंस बिगड़ा या मैंने 20 से पेजेस हटाए तो मैम देखेंगी तो मुझे डांटेंगी, या फिर वो मुझे फिर से कहेंगी कि पेजेस नहीं फाड़ने। इसलिए बच्चे इस तरीके से भी कॉपियों को सुरक्षित रख सकते हैं। और हम कंपटीशन भी करा सकते हैं कि बेटा जिसकी बुक सबसे ज्यादा अच्छी होंगी उसको मेरी तरफ से स्टार मिलेगा कॉपी पे। तो भी हम इस तरीके से बच्चों के लिए कॉपी के पेजेस को फाड़ने के लिए रोक सकते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में मोटिवेशन किस प्रकार से सहायता करता है? मैम कभी कभी होता है बच्चे जब सीख रहे होते हैं तो सीखने के दौरान एक प्लेट्यू बनना शुरू हो जाता है, लेकिन इस प्लेट्यू को बनने से रोकने के लिए और जो हमारे सीखने की प्रक्रिया है उसको एक सीक्वेंस में पूरी तरीके से चालू रखने के लिए हम मोटिवेशन बच्चों को दे सकते हैं। देखिए कोई भी काम करते करते बच्चे बोर हो जाते हैं, फिर वो जो बोर हो जाते हैं तो उनकी जो सीखने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। इसलिए हम बच्चों को मोटिवेशन देके उनकी उस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और उनकी कैपेबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू इवेल्युएट अ स्टूडेंट? हम किसी छात्र का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं? मैम हम किसी भी बच्चे को इवेल्युएट करने के लिए उसके सारे एक्सपेक्ट्स को देखते हैं कि उसके सारे एक्सपेक्ट्स को देखते हैं। बच्चे को इवेल्युएट करने के लिए हम ग्रेडिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं, और बच्चों की जो उन्होंने समझा है, जो पढ़ा है, उस पर क्वेश्चन आंसर करके भी उनको इवेल्युएट कर सकते हैं, जान सकते हैं उनकी कमियों को और उनमें सुधार भी कर सकते हैं। ओके मैम, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मैम से ये पूछना चाहूंगी कि जो आपने फॉर्मल एजुकेशन है श्रुति मैम, यस मैम। उसके बारे में आप बताइए, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल जो स्कूलिंग होती है, एजुकेशन होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इसके बारे मैम में क्या फॉर्मल डिफरेंसेस? एजुकेशन वो है जो जब हम स्कूल से किसी जगह से जो रेगुलरली हम जी मैम, फॉर्मल एजुकेशन है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर हम अपनी जी मैम, श्रुति मैम आपकी आवाज रुक गई शायद ना, या मुझे ही नहीं सुनाई दे रही है, औरों को भी नहीं सुनाई दे रही? नहीं सर, सुनाई नहीं दे रही है। नेटवर्क इशू होगा सर। जी फिर से बोले मैम। सर नेटवर्क। जी, जब तक श्रुति मैम की आवाज वापस मिलती है तब तक मैं आपको बता दूं कि बाकी सारे जो भी पैनलिस्ट हैं उनको मैंने श्रुति मैम का बायोडाटा भेज दिया है, आप देख लीजिएगा। और हाँ, श्रुति मैम का डेमो भी होना है, क्योंकि डेमो बार बार कहा जा रहा है 30-30 नंबर का है, और डेमो में हम कम ही समय लिया करते थे, अभी हम डेमो पूरा लेना शुरू कर दिया, हमने पूरा टाइम ले रहे हैं डेमो में। श्रुति मैम लेफ्ट हो गए थे। ओके, वापस आ गए मैम, आवाज आ रही है? सर मेरा कनेक्शन चला गया था शायद। कोई हाँ बात जी नहीं। आवाज आ रही है। ओके मैम, जी कंटिन्यू रखिए मैम। मैम फॉर्मल एजुकेशन वे है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर रेगुलरली वहां से शिक्षा प्राप्त करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं,
और जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन वह है जो हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, जिसके कोई पार्टिकुलर बाउंडेशंस नहीं होती हैं कि हमें उस चीज को सीखना ही है, हम पे वो इफेक्ट पड़ेगा ही। इसलिए इस तरीके से जो हम सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। Okay, ma'am. Next is what is the full form of CCA? मैम CCA स्टैंड्स फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज। कुछ एग्जाम्पल आप देंगे इसमें किस तरह की एक्टिविटीज आती हैं? एजुकेशनल एक्टिविटीज से हटके जो भी गेम्स है, म्यूजिक है, रंगोली है, पेंटिंग है, और बाकी एक तरीके से बच्चों को क्राफ्ट वगैरह बनाना सिखाना है, ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज में आते हैं। ओके श्रुति मैम, धन्यवाद। घनश्याम सर, जी मैम, जी धन्यवाद मैम। सर क्वेश्चन हो चुके हैं। जी मैम। विजेता मैम, आप अभी तैयार हैं प्रश्नों के साथ? जी सर। श्रुति मैम, आप मैम, मुझे बाल वाटिका के बारे में बताइए और ये बताइए कि आपको यदि ऐसे 3 साल के बच्चे अगर पढ़ाने को मिलेंगे शुरुआती चरण में, तो आप मैम अपने क्या एफर्ट उसमें लगाएंगे? मैम बाल वाटिका NEP 2020 के द्वारा FLN के साथ लाया गया है, जिसमें 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल के लिए तैयार करना है, और उनको खेल के माध्यम से बिना कॉपी किताब के सिखाना है। यदि मुझे बाल वाटिका में ज्वाइन करने का मौका मिले और मुझे अगर 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाना हो, तो मैं उन्हें लर्निंग बाई प्लेइंग कराऊंगी, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश करूंगी। उनके लिए मैं जो गुड हैबिट्स होती हैं, जैसे कि हमें बैठना किस तरीके से, उठना किस तरीके से, खाना किस तरीके से, ये सब चीजें सिखाऊंगी। बाकी उनको पोएम्स के थ्रू छोटी छोटी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। 3 साल का छोटा बच्चा है और वो आ रहा है, तो उसके पेरेंट्स जब उसे छोड़ने आ रहे हैं तो वो रो रहा है, उन्हें देख देख के पीछे मुड़ मुड़ के रो रहा है, आपके पास नहीं आ रहा, आपसे डर रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मैम सबसे पहले मैं बच्चे को कंफर्टेबल कराने की कोशिश करूंगी कि वो मुझसे इंटरेक्ट कर सके। मैं उसके पास जाऊंगी, उसके बराबर में बैठ के उससे बात करने की कोशिश करूंगी, और उसको छुपाने की कोशिश करूंगी। उस समय मैं एज अ मदर रोल प्ले करूंगी, जिससे मैं उसको एक फैमिली इन्वायरमेंट अपने स्कूल में दे सकूं और वो मुझसे कनेक्ट फील करे। उसके बाद मैं उसे कुछ भी सिखाने की कोशिश करूंगी। जी, आप मुझे सभी स्वर सुनाइए, बाद में व्यंजन भी। यस मैम। आ आ ई ई उ ऊ ऋ, ए ओ अंग आहा। अब मैं मैम व्यंजन बता रही हूँ। का खा गा घा अड़ा, चा छा जा झा उआ, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा, या रा ला व शा, श हा छ त्रा ज्ञा। ठीक है, मैं फीडबैक आपको अंत में ही दूंगी। मेरा अगला प्रश्न है, आपने यदि अध्ययन किया हो एनसीईआरटी पुस्तकों का, उसमें एक कविता आई है 6 साल की छोकरी। आप बच्चों को जी। पहला ही दिन है, यह कविता पढ़ाइए, इसको किस प्रकार से आप प्रस्तावना कक्षा में इसकी करेंगी, शुरू कीजिए। सॉरी मैम, मैंने ये कविता अभी पढ़ी नहीं है। तैयारी के दौरान पढ़ने में नहीं आई? कोई बात नहीं। कोई और कविता याद है कक्षा 5वीं तक की, हिंदी की? यस मैम, मुझे कक्षा 2 की एक कविता याद है, ऊंट चला। मैं वही आपको सुना रही हूँ। चलिए वही पढ़ाइए हमें। सबसे पहले आप श्यामपट्ट का प्रयोग भी कर सकती हैं। मैम मेरा व्हाइट बोर्ड विजुअल नहीं होगा, मैं आपको वैसे ही पढ़ा के दिखा रही हूँ। जी जी बिल्कुल। सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? और बताइए आज आपका दिन कैसे गया? आज आपने क्या क्या किया? अच्छा जी, तो आपने आज स्कूल आए हैं। अच्छा, आपने घर पे क्या किया? अच्छा, आप लोग खेल रहे थे। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आप जब स्कूल आते हैं तो आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं? अच्छा, आपने गाय देखी है? अरे वाह, आपने भैंस देखी है? अच्छा, आपने हाथी भी देखा है? आपने ऊंट भी देखा है? अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, ऊंट किस किस बच्चे ने देखा है?
आपने भी देखा है, आपने भी देखा है, आपने भी देखा है, और आपने कहाँ पे ऊंट देखा है? अच्छा जी, जब आप घूमने गए थे तब देखा था। तो आज आप आपको मैम एक पोएम कविता सुनाएंगे, आप सब सुनेंगे, मैम के साथ गाएंगे? ठीक है, चलिए अब खाते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला। जी धन्यवाद सर, आपको बहुत बढ़िया पता मैम। था? हाँ आगे भी है, नो मैम, इतना ही है। बहुत आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं मैम। मैम कविता इतनी ही जी है। सर धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा ठीक है बेटा, कोई नहीं। तो मैम डेमो जो है ना वो शायद ना करे तो ना भी करें, लेकिन जिस हिसाब से 30 अंक का है ना, अगली बार आपका तीसरी बार जब हो डेमो की थोड़ी सी तैयारी करके आइएगा। कहीं पर भी हम Yes, कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। और बड़ा अच्छा चल yes. रहा है, पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार बहुत अच्छा चल रहा है, बस मुस्कुराहट अभी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई है। हाँ, तो अगला सुमन मैम, आप तैयार हैं? जी सर। जी। ओके, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आपका जो बर्थ ईयर है वो 1998 है। यस मैम। 1998 से और अभी तक इंडियन एजुकेशन में जो कोई पॉलिसी या कार्यक्रम कुछ भी आया है तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे थोड़ा? मैम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था। ये बताता है शिक्षा बिना बोझ के, ये हमारे बस्ते की जो बोझ है उसको कम करने पर ध्यान देता है। उसके बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये पाठ्यचर्या में करिकुलम में चेंजेस लाने की बात करती है। स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको इनोवेशन से जोड़ने की, क्रिएटिव बच्चों को बनाने के लिए उस तरफ ले जाती है। इसी के एनईपी के साथ में ही एफएलएन आया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये बच्चों को संख्या ज्ञान और भाषा ज्ञान की ओर जोर देता है। जी मैम। बेसिकली एफएलएन जो है वो किन क्लासेस के लिए है? मैम बेसिकली जो एफएलएन है वो ग्रेड 3 तक है। ये 3 to 9 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन और है मेरे। यस मैम। आपकी कक्षा में एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है यस मैम। और सामान्य बच्चे हैं, तो आप उनको उस विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को उनके साथ कैसे पढ़ाएंगे? मैम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मैं एक वो जो इम्पैथी की भावना उसकी तरफ रखूंगी और सबके समान ही उसको पढ़ाऊंगी। यदि और लेकिन उसके साथ थोड़े से अपनी जो टीचिंग स्टाइल्स है, स्किल्स है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करूंगी। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा यदि वो उसको विजुअली इश्यूज हैं या फिर हेयरिंग इश्यूज हैं, तो मैं उस बच्चे को क्लास में आगे बिठाऊंगी, उसकी कुछ ज्यादा मदद करूंगी, उसको जो पढ़ने में हेल्प करूंगी। अगर उसको बार बार पूछना है तो भी मैं उसको बार बार बताऊंगी। जी मैम। ओके, थैंक यू जी सर। जी, धन्यवाद मैम। अपूर्वा मैम। जी सर, गुड इवनिंग मैम। मैम आपने इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस बताया था, तो आप मुझे इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस बता दीजिए। मैम इनफॉर्मल गैर औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो एक और क्वेश्चन है सर, एक और पूछ सकते हैं? जी मैम, जी प्लीज। आईसीटी के बारे में तो पढ़ा होगा, तो उसकी आप ऐसी क्या कमियां देखती हैं जो क्लास में हम मतलब टीचर्स को फेस करनी पड़ती हैं?
मैम आईसीटी की वैसे तो आईसीटी ने एक बहुत अच्छा योगदान दिया है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। यदि उसकी कमियां देखी जाए तो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ जो नेटवर्क इश्यूज हैं, इस वजह से भी हम आईसीटी को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। या अगर टीचर ट्रेन नहीं है, आईसीटी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आईसीटी एक थोड़ी सी समस्या क्लास में लेकर आएगी। अदरवाइज आईसीटी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, और जो भी कमियां हैं उनको भी सुधार हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएंगे, और दूर के क्षेत्रों में भी नेटवर्क इश्यूज नहीं होंगे, तो आईसीटी एक बहुत अच्छा काम करेगा। काफी अच्छा आंसर दिया जी सर, मेरा इतना ही क्वेश्चन था। धन्यवाद। ये इसलिए पूछा गया मैम द्वारा कि क्योंकि हमने बता रखा है कि भाई जो एस्पिरेंट होंगे ना वो 2 ही सवाल पूछेंगे, क्योंकि व्यूवर्स सोचेंगे कि वो सर से पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है कि इसलिए पूछा गया। हाँ, दीक्षा मैम। हेलो मैम। मैम आप मुझे मिड डे मील के बारे में बताइए। मैम मिड डे मील जो स्कीम है वो गवर्नमेंट द्वारा 1995 में लाई गई थी। ये एक तरीके से मानवीय भावनाओं से संबंधित योजना है। इसमें जो बच्चे खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहे हैं या घर पे पूरी तरीके से उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो स्कूल में पोषण देने का सरकार का प्रयास है, और ये योजना काफी हद तक सफल हुई है। इस योजना के पीछे सरकार का एक उद्देश्य था कि वो जो नॉमिनेशन यानी नामांकन जो संख्या है उसको बढ़ाएं, और सरकार इसमें काफी हद तक सफल भी हुई है। और मिड डे मील का जो एक नया नाम आया है वो नाम बताइए। मैम मिड डे मील का जो नया नाम है उसका नाम है पीएम पोषण योजना। गुड। सर एक और सवाल पूछ जी सकती हूँ मैम, मैं? पूछिए ना प्लीज। अगर आपको केवीएस में प्राइमरी टीचर बना दिया जाता है तो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं कि हम आपको हायर करें? यस मैम किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका बच्चों से लगाव होना चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं हाँ। बच्चों से बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकती हूँ, और इस कनेक्शन के साथ ही मैं बच्चों को अपने साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ, और बच्चों को चीजों को बहुत आसानी से प्यार से सिखा भी सकती हूँ। क्योंकि हम जब किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो हमारी बातों को भी मानने लगते हैं, हमसे सीखने लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं केवीएस में एज अ पीआरटी टीचर जॉब कर सकती हूँ। गुड। जी मैम। ओके सर, जी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ मैम, तो अभी मैम डेमो के लिए आप तैयार हैं? घनश्याम सर, एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ। जी मैम, जी प्लीज मैम। हाँ, श्रुति मैम, अभी आपने मिड डे मील के बारे में कुछ बताया, यस मैम। और मुझे ये बताइए कि शिक्षा और खाना, इन दोनों का आपस में परस्पर क्या संबंध है? सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा? मैम एक अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मस्तिष्क। मैम जब तक हम शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होंगे तब स्वस्थ तक शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मैम जब बच्चे का पेट पूरी तरीके से भरा होगा तो उसका पढ़ने में भी मन लगेगा। इसी तरीके से जो मिड डे मील योजना है वो जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है बच्चे की पूरी करेगी, उसी की मदद से बच्चे जो मेंटली है वो डेवलप हो सकेंगे, और अपना जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकेंगे और अच्छे से सीख सकेंगे। मिड डे मील है, ये तो लंच टाइम में दिया जाता है, तो ब्रेकफास्ट का क्या है? ब्रेकफास्ट क्यों नहीं रखा सरकार ने? इसमें आपके क्या व्यू हैं? मैम सरकार ने अभी मिड डे मील योजना जो लंच टाइम के लिए शुरू की है, घर से बच्चे शायद कुछ थोड़ा बहुत खाकर आ जाएं, और उसको मतलब उसके बाद जो स्कूल में वो पढ़ते हैं उन्हें ज्यादा थकान हो जाती है। सरकार अपने स्तर से प्रयास करे कि वो मिड डे मील दे। यदि सरकार चाहे तो वो ब्रेकफास्ट भी अरेंज करा सकती है स्कूल्स में, जिससे और क्या अच्छा। केंद्रीय विद्यालय में मिड डे मील की व्यवस्था है? आपको सॉरी इसकी कोई जानकारी है कि केंद्रीय विद्यालय में मिड डे मील की व्यवस्था है या नहीं है? सॉरी मैम, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं और जानकारी लेने की कोशिश करूंगी।
ठीक है, ओके मैम। जी मैम। तो अभी मैम आप डेमो के लिए तैयार हैं? यस सर। अभी तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में जैसा आपको उचित लगे बताइए। तैयार? सर बोर्ड सर मैं अगले वीडियो में आप डेमो दे दूंगी। चलो ठीक है, अभी अगर आप तैयार हैं ना तो टालने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। सर बोर्ड का इशू रहे, कोई बोर्ड बात नहीं दिख रहा। ओके ओके मैम। तो अभी हम सभी अपना अपना फीडबैक लेकर तैयार रहेंगे, और आज का अनुभव भी मैं साथ साथ साझा कर देता हूँ, और साथ ही हमारे जो मैम हैं शांति मैम, उन्होंने भी बताया अनुभव। तो ये सभी पार्टिसिपेंट ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज कहीं हम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का इंटरव्यू लेने गए तो वहाँ हमने देखा कि ईमानदार व्यक्तियों की तरफ सारे पैनलिस्ट आकर्षित होते हैं। ज्ञान अपनी जगह है, कम ज्ञान, थोड़ा सा कम ज्ञान चल पड़ता है, अगर ईमानदार रहे, सच्चे रहे और सीधे सरल भोले से रहे तो ज्यादा फायदा होता है। अभी तक का एक अनुभव से निकलकर जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो इन चीजों का सभी ध्यान रखें। फीडबैक के लिए शांति मैम या जी मैम श्रुति मैम, यस मैम। 2-3 बातें ही बताना चाहूंगी। जी फेस स्माइलिंग, सर ने आपको रिकॉल भी कराया, जहां पर आपको थोड़ा सा मुश्किल सवाल लग रहा था तो वो स्माइल आपकी जा रही थी, ठीक है। यस मैम। कोई बात नहीं है, गलत सही जवाब नहीं, आप स्माइलिंग फेस रखिए। द सेकंड थिंग, जैसे ही ये इंटरव्यू ओवर होगा, आपने मोबाइल का कीपैड देखना है कि 0 और O में क्या डिफरेंस है, ओके मैम। ठीक है। जब आप इसको खुद ऑब्जर्व करोगे तभी आप बता पाओगे, क्योंकि जो आपने आंसर दिया था वो ऑपोजिट दिया था, ओके मैम। ठीक है। द थर्ड थिंग इज कि आपने बीच में एक शब्द इस्तेमाल किया था, डांटना, कि बच्चे को लगेगा कि टीचर डांटेगी। तो ये डांटना, मारना, घबराना, ये शब्द जो है ना नेगेटिविटी देते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। आप वहां पे बोलो कि बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि शायद मैम को अच्छा ना लगे, यस मैम। है ना। यस तो मैम। बात वही है, बस रखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। क्योंकि आप अगर अपने इंटरव्यू में ये बोल रहे हो कि टीचर डांटेगी, इट मीन्स मतलब आप ऐसा करने की सोच रहे हैं या फिर आपके नेचर में है ना। क्योंकि हम टीचर आपको ही मान रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस मत निकालो मुंह से कि बच्चे के अंदर कोई डर वाली बात हो। बच्चा टीचर से खुल के फ्रेंडली बात कर सके। एक टीचर की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है, चाहे वो थोड़ा पढ़ा ले लेकिन बच्चे के मन में जो कुछ भी है ना वो टीचर के सामने बोल दे। और जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना तो टीचर उसको बहुत अच्छे से पढ़ा पाता है, क्योंकि तभी तो वो अपने क्वेश्चंस पूछेगा, है ना बेटा। यस मैम। हाँ, बस बाकी सब बढ़िया था। वेल डन, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। जी मैम, थैंक बहुत यू धन्यवाद मैम। मैम। ज्योति मैम, बहुत धन्यवाद मैम। ज्योति मैम। जी सर। जी श्रुति मैम, आपका इंटरव्यू जब लास्ट टाइम मैंने लिया था और अभी मैंने लिया है तो मैंने देखा है तो काफी इम्प्रूवमेंट है आपके आंसर्स में भी। और कुछ चीजें मैंने जब बताई थी आपको लास्ट टाइम तो वो आपने उस पर वर्क किया है, वो दिख रहा है। दूसरा, अभी एक मैम ने बात की थी मिड डे मील की, तो मैम भी शायद बताएंगी। अभी केवीएस में, हमारे जो केवीएस में मिड डे मील नहीं होता है, जो इस, ठीक है। तो क्लास फर्स्ट सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, क्लास फर्स्ट सेकंड को हम जैसे जब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, तो छोटे बच्चे होते हैं तो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास के छोटे बच्चों को फूड ब्रेक कहते हैं उसको। यस मैम। जो कि बच्चे अपने घर से कोई भी फ्रूट जो है ना, फ्रूट ब्रेक कहते हैं, कोई भी फल होता है, मौसमी फल, जरूरी नहीं कॉस्टली हो, किसी भी तरह का। देखो जो बच्चा जिस तरह का फ्रूट ला सकता है, ठीक है, वो लाए अपने साथ एक एक फ्रूट। और वो क्लास फर्स्ट और सेकंड में, हम सेकंड पीरियड में बच्चों को कहते हैं कि आप फ्रूट ब्रेक कर लीजिए। 10-15 मिनट्स का होता है, ताकि बच्चे छोटे हैं तो वो लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों को। यस मैम। एक बात और है मैम कि आप क्लास फर्स्ट और सेकंड के हिंदी और इंग्लिश की बुक्स में जो भी पोयम है ना, एक बार उनको आप रीड कर लेना और उनके नाम याद कर लेना। जैसे कि अभी एक 6 साल की छोकरी पोयम है ना,
ये हिंदी किताब रिंजिम क्लास फर्स्ट में है। तो जैसे अभी मैम ने आपसे पूछा तो आप नहीं बता पाए, बेशक से पोएम आपको पूरी याद ना हो, बट अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में हिंदी और इंग्लिश में ये पोएम है। ठीक है, तो इनको अच्छे से लर्न करना। बाकी ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू मैम। काफी अच्छे से आपने इंटरव्यू दिया। ओके मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद मैम। सुमन मैम। जी मैम। जी श्रुति मैम, आपका बहुत बढ़िया था इंटरव्यू। थैंक यू मैम। जी मैम, जी धन्यवाद मैम। जी सर। जी विजेता मैम। जी सर। श्रुति मैम, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, 2-4 बातें आप लिख लीजिए कहीं भी। एक तो स्वर और व्यंजन, इनको लिखना और इनका शुद्ध उच्चारण, ये आप अभ्यास कीजिए अभी से। दूसरा, आपका जो उत्तर एक मुझे अच्छा लगा था, वो पेज फाड़ने वाली गतिविधि से बच्चे को रोकने वाला, मैं उसका बताऊं। नंबर लिखने वाला आइडिया, पेज पर नंबर लिखना या कंपटीशन कराना या कागज बनने की कहानी सुनाना। छोटे बच्चे हैं तो कहानियों से जल्दी सीख लेते हैं, कंपटीशन की भी भावना अच्छी होती है। मैम मेरा अच्छा बना है, नहीं मैम मेरा, हाँ बेटे आपका अच्छा बना, अरे आपका भी अच्छा बना है ना। तो ये आपका अच्छा था आइडिया। दूसरा, बोर्ड पर आप जैसे अभी जो ऊंट चला इंट्रोड्यूस कर रही थी, आपने प्रश्नों के जरिए किया। मान लीजिए अगर प्रश्नों के जरिए आपका जो टॉपिक है वो नहीं हो पा रहा है प्रस्तावित, बच्चे उससे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो छोटे बच्चे हैं, आप बोर्ड पर चित्र बना सकते हैं, है ना। बताइए बच्चों ये क्या है, आपने देखा है कभी, है ना, चित्र बनाकर भी, क्योंकि बोर्ड का यूज भी हो जाएगा इंटरव्यू के दौरान और आपका टॉपिक भी निकल आएगा और एक क्रिएटिविटी भी हो जाएगी, है ना। बाकी अगर ऐसा कुछ अगर व्यवस्था अगली बार आप कर लें कि आपकी राइटिंग देख पाए हम, आपका लेखन, क्योंकि शिक्षक अगर क्योंकि प्राइमरी के जो बच्चे हैं वो 6th क्लास में जब आते हैं 6वीं कक्षा में, तो पाया जाता है कि उनको जो लिखावट है बहुत बच्चों की बहुत अच्छी होती है, पर होता है ना एक आध बच्चा ऐसा होता है, तो उसके लेखन के लिए कहीं ना कहीं उसके शिक्षक की राइटिंग का बहुत बच्चे पर प्रभाव रहता है ना। तो आप प्रयास कीजिए अगली बार बोर्ड की व्यवस्था जरूर हो जाए। अच्छा, ये तो रही छोटी छोटी बातें, क्योंकि मैंने आपका पहला इंटरव्यू भी देखा और उससे काफी तो स्माइल का है कि आप अपनी जो सलाह है वो भी बड़े मुस्कुरा के हमसे सुन रहे हैं ना। ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मुस्कुराहट बनी रहे। 10 में से 7 उत्तर आपने कितनी अच्छी तरह दिए ये मायने रखता है, न कि ये कि आपने 10 में से 10 उत्तर दिए। साक्षात्कार के दौरान प्रयास कीजिए आप अपना जो व्यक्तित्व है ईमानदारी से उनके आगे 10 मिनट में प्रस्तुत करके आए। ठीक है, उसमें ये नहीं सोचना कि अरे मैंने 3-4 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, पर जिन 5-6 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो कितनी खूबसूरती से, कितने सृजनात्मक तरीके से, मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास के साथ दिए। क्योंकि प्रश्नों में उलझाता है, कब उलझाएगा जब आप उलझ रहे हैं, है ना। वो आपके आत्मविश्वास को जांचने के लिए फिर प्रश्न पे प्रश्न एकदम से करते जाएंगे और उस वक्त आप जो है या तो घबरा जाएंगे या कुछ भी ऐसा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ईमानदार रहना सबसे बढ़िया है ना। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो आप जितने अधिक से अधिक सृजनात्मक तरीके, बच्चों के बीच वाले तरीके, बच्चों से जुड़े तरीके वाले उत्तर देंगी वो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामना। इसी प्रकार से आत्मविश्वास से अपना साक्षात्कार दीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। अपूर्वा मैम और दीक्षा मैम, आप भी एक एक पंक्ति में कुछ बताना चाहेंगे अपने फ्रेंड को? सर अच्छा था, इनका कॉन्फिडेंस भी था और ओवरऑल अच्छा था। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैम, ऐसा भी कहेंगे? हाँ, ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द वेरी बेस्ट, टू योर बेस्ट। थैंक यू मैम। अपूर्वा मैम। जी सर, इनका मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा था आपका। थैंक यू मैम।
शुभकामनाएं देंगे आप भी। जी सर, गुड विशेस फॉर यू। थैंक यू मैम। जी मैम, तो अब अपना साक्षात्कार पूरा हो गया मैम। आपकी शंकाएं और सवाल आएंगे, अगर आपको कोई भी शंकाएं सवाल किसी से कुछ पूछना है, कुछ जानना है, व्यूअर से कुछ कहना है, तो उनसे भी कह सकते हैं कि आप सिर्फ सर को ही कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमें भी तो कहिए भाई, इतना मतलब तैयारी करके आते हैं, फिर वीडियो फेस कर रहे होते हैं, समय ही नहीं मिलता, सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, कभी ये पूछ रहे हैं, कभी वो पूछ रहे हैं। तो मैं कह देता हूँ, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट है ना, प्लीज आप उनके लिए भी अगर आप एक आध कमेंट कर देंगे, अच्छे वाले कमेंट कर देंगे, तो वो मोटिवेट होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी श्रुति मैम। मैम सर वैसे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं इतना ही पूछूंगी, क्या मेरे आंसर रिलेवेंट थे? मैंने जो आंसर्स किए वो सिचुएशन पे मैच कर रहे थे या नहीं? मैम वो तो फीडबैक में बता दिया, मुझे लग रहा है ना, वो सारी चीजें बता दी। फिर भी अगर कोई बताना चाहे ना मैम, आप में से कोई अगर। सर रिकॉर्डिंग ऑन है या ऑफ है? रिकॉर्डिंग चल रही है मैम, रिकॉर्डिंग चल रही है जी। चलिए, श्रुति मैम रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी एक दो जगह जो मुझे लगा, ओके ठीक मैम। है? ओके मैम। क्योंकि वो आपके पर्सनल उसके साथ ही अटैच है, तो फिर आपको ही पता चलनी चाहिए, व्यूवर्स के लिए तो इसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। ओके मैम। जी बहुत धन्यवाद मैम। इसीलिए मैं ज्यादातर व्यूवर्स को ये बता रहा होता हूँ कि आप जब यहाँ पे आएंगे ना, हमारा उद्देश्य वो वाला है ही नहीं। हमारा उद्देश्य है कि पूरी तरीके से पर्सनल गाइडेंस 4 5 6 7 8 लोग मिलकर करें। यहाँ तो आप सिर्फ 1 घंटे आधे घंटे का वीडियो देख पाते हैं। जी मैम, श्रुति मैम कुछ कह रहे सर मैंने स्वर और व्यंजन बताए थे, तो सर मैं इसमें किस प्रकार सुधार करूं? क्योंकि वर्णमाला तो शायद मैंने सही सुनाई थी, पर इसमें उतार चढ़ाव का थोड़ा सा दिक्कत रहा। जी। आपको किस मैम ने बताया? हाँ जी, हाँ जी। मैम जी, मैम बताएंगे कौन से मैम ने बताया था? विजेता मैम। जी मैम, विजेता मैम है क्या? मैम मैम थोड़ी देर में आएंगे तो हम पूछेंगे। तब तक सर क्या हुआ भाई? जी मैम, वो मेरा क्वेश्चन है मैम, मैंने जो स्वर व्यंजन सुनाए थे उसमें मैं हाँ, किस तरीके से और सुधार कर सकती हूँ? क्योंकि याद इसमें विशेष रूप से आप पंचमाक्षर और ऊष्म व्यंजन जो हैं उनके उच्चारण पर ध्यान दीजिए। जैसे क ख ग घ अंग, आपने बोला ण, ठीक है? च छ ज झ ञ, फिर ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, है ना? उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान देना, इसीलिए मैंने कॉमन कह दिया कि आप इसका अभ्यास कर लीजिए। पर चलिए कोई नहीं, पंचमाक्षर और ऊष्म व्यंजन और स्वरों में भी थोड़ा सा पॉज ले लेकर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है? यस मैम, यस मैम, मैं इसमें पूरे सुधार करूंगी। जी, अब मैं काफी सारे YouTube पर वीडियो भी हैं इसके उच्चारण करते हुए, है ना? क्रिएटिव भी हैं, तो आप देख लीजिए, जी जी काम आएगा। थैंक यू। ओके बेटा। जी धन्यवाद मैम। मैम और कुछ जानना था शंकाएं सवालों में? नहीं सर। तो अभी इतना ही ना? जी, सभी पैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से सपोर्ट करने के लिए। जी मैम। थैंक यू मैम। जी बहुत थैंक यू सा सर। आपको भी मैम आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। तो मैम अगर देखा जाए तो पिछले से और अब में तो काफी सुधार है एकदम। सारे पॉजिटिव शब्द ही लिख रखे हैं, वो सबने बोल ही दिए हैं कि गजब, शानदार, बहुत अच्छा सुधार, सकारात्मक, बाकी सारी सारी चीजें आ गई, तो क्या ही बोलना। सुधार में मैम फिर से मैं दोहराऊंगा कि जब एक बार बता दिया जाए ना, तो थोड़ा सा उस पर काम करना बहुत जरूरी है। और अगर कहीं से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो ठीक है, इस पर तो नहीं करना, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी जो बताया है वही चीजें दोबारा निकल कर एक दो आई है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और मैम ने बताया जीरो और ओ का अंतर पाठ्यक्रम के बारे में, क्योंकि आज जैसे हम साक्षात्कार ले रहे थे, तो किताबों के नाम नहीं पता। ये तो बड़ी विचित्र सी स्थिति थी कि किताबों के नाम नहीं पता, और उन किताबों में से किसी लेखक का नाम पूछ लिया कि कोई भी जो आपको याद है उन लेखक का, कवि का कोई नाम, तो वो नाम नहीं पता। तो ये पाठ्यक्रम और उस पाठ्यक्रम की पुस्तकों के नाम शायद पूछे जा सकते हैं। और
बाकी तो मैम आपको सबकी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्द ही आप। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ज्योति मैम बता चुके थे क्या? ज्योति मैम, या मैं भूल गया था? ज्योति मैम जी आप सर। बता चुके थे ना आप? हाँ जी सर। ओके ओके मैम। कभी कभी सर एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि अभी जो है प्राइमरी लेवल पर NEP 2020 के अंतर्गत जो बाल वाटिका है मैम, यस मैम। हाँ उसके बारे में आप एक बार अच्छे से और रीड करना। अभी मतलब उसके क्वेश्चंस मैंने पूछे नहीं थे, बट जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि बाल वाटिका से हो सकता है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप, बिकॉज कुछ KVS में बाल वाटिका स्टार्ट हो चुकी है। मैम बाल वाटिका को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरे माइंड में यही रहता है, किस एज ग्रुप के लिए और इसका वर्किंग पीरियड कितना है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस विषय में। बाल वाटिका 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए है, यस मैम। और 6 साल से क्लास फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। यस मैम। बाकी 1 मिनट मैं क्लियर करके और बताऊंगी, ठीक है आपको? यस मैम। ओके। ओके, थैंक यू मैम। श्रुति मैम अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। मैम बाल वाटिका का एज ग्रुप तो मैम ने मुझे बताया 3 to 6 ईयर। मैम इसमें कितने डेज के लिए सिखाया जाता है या फिर 3 से 6 साल तक के बच्चों को बाल वाटिका में रखा जाता है? बाल वाटिका 3 से 6 साल के लिए होती है मैम, और इसमें बाल वाटिका के बच्चों की जो क्लास रहेगी वो 3 आवर्स पर डे रहेगी, 3 घंटे प्रतिदिन कक्षा रहेगी इनकी। यस और मैम। फर्स्ट ऑनवर्ड जो क्लास होती है 1st से 5th की, उनकी होती है 6 घंटे 10 मिनट की। ओके मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। जी मैम। तो पिछली बार का रिकॉर्ड मैम का पास है ही पिछली सर बार? मुझे जी मैम, जी बताइए। जी अपूर्वा मैम। नहीं सर, बाद में। जी, तो पिछली बार बताया गया था उनमें से एक चीज थी LSRW, भाषाई कौशल। इसके अलावा MDP, तो मैम उनके ऊपर भी आपने प्रश्न तैयार कर ही लिए होंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।